नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस बार बजट में कैपिटल गेन टैक्स नियमों को सरल और सुव्यवस्थित बनाए जाने की सिफारिश की गई है, जिसमें अलग अलग होल्डिंग अवधि, इंडेक्सेशन, असमान इंसेंटिव से जुड़े नियमों में समानता लाने की सिफारिश है। आज रहेगी इसी पर चर्चा। जानेंगे कैपिटल गेन टैक्स की मौजूदा व्यवस्था क्या है और कहां है सुधार की गुंजाइश। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट हैं, परिचय करा देते हैं। मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग और मॉर्निंग स्टार में मैनेज पोर्टफोलियो के हेड धवल कपाड़िया। मोहित और धवल, आप दोनों का बेहद स्वागत है मनी गुरु के इस बजट स्पेशल शो में। मोहित, कैपिटल गेन को लेकर हर साल कोई ना कोई मांग जरूर उठती है, लेकिन इस बार स्पेशली जो स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, वो ये मान रहे हैं कि अब समय आ गया है कि कैपिटल गेन टैक्स को थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज किया जाए, उसके जो नियम है उनको थोड़ा सा और सरल बनाया जाए, जिससे कि अलग अलग जो अभी एट द मोमेंट अलग एंटिटीज पे जो अलग टैक्स के नियम है या होल्डिंग पीरियड है, वो उस कंफ्यूजन को दूर किया जाए। पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, अभी फिलहाल मौजूदा व्यवस्था है क्या? जी स्वाति। तो देखिए, जो फिलहाल की मौजूदा व्यवस्था है टैक्सेशन की, स्पेशली कैपिटल गेन्स टैक्स की, वो एक पूरी तरह से खिचड़ी जैसा कुछ बना हुआ है। हर एसेट क्लास पर अलग-अलग नियम लागू होते हैं और सबसे बड़ी बात कि जो परिभाषा है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की, जिसके तहत आपके टैक्स अप्लाई होते हैं, टैक्स स्लैब्स एप्लीकेबल होते हैं, वो हर एसेट क्लास की अलग-अलग बनी हुई है। तो अगर इसको अभी समझें तो 3 साल के ऊपर एक कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म हो जाता है। ये एक एक क्या बोलते हैं, सर्वव्यापी जो जिसे बोलते हैं ऊपर की बोल्ड डेफिनेशन जो है वो ये है टैक्सेशन में कि कैपिटल एसेट 3 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म होगा और 3 साल के नीचे शॉर्ट टर्म हो जाता है। पर अब इसके अंदर में बहुत सारे दूसरी डेफिनेशंस इंक्लूडेड हैं। उसमें सबसे पहली बात कि अगर आपके पास में प्रॉपर्टी है, यानी कि अचल संपत्ति जिसे बोलते हैं, प्रॉपर्टी, हाउस, अपार्टमेंट, लैंड, कुछ भी है जो कि इमूवेबल है, तो उस पर जो लॉन्ग टर्म की परिभाषा है वो 2 साल की है और शॉर्ट टर्म की परिभाषा 2 साल से कम की है। अब यहीं मैं अगर गोल्ड को ले लूं, तो गोल्ड पर लॉन्ग टर्म की परिभाषा है 3 साल की और शॉर्ट टर्म की परिभाषा है 3 साल से कम की। और यहाँ अगर मैं लिस्टेड इक्विटी ले लूं, लिस्टेड इक्विटी, लिस्टेड बॉन्ड, लिस्टेड डिबेंचर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उन पर लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन 1 साल की है और शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन है 1 साल से कम की अवधि। और अनलिस्टेड इक्विटी जहां पर आ जाता है, वहां पर लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन 2 साल की है और शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन है 2 साल से कम। तो आप ये देखिए कि जितनी अलग-अलग तरह की एसेट क्लासेस हैं या वित्तीय निवेश की जो-जो एसेट्स बने हुए हैं, सब पर एक अलग डेफिनेशन लागू होती है स्वाति। और ये बात यहीं नहीं रुक जाती है। इन सभी एसेट क्लासेस पर फिर टैक्स स्लैब्स भी काफ़ी अलग-अलग हैं। कहीं पर इंडेक्सेशन मिलता है, कहीं पर नहीं मिलता है और एक पूरी तरह से जिसे हम बोले कि एक एक खिचड़ी-सी बनी हुई है और एक आम साधारण निवेशक के लिए इन सबको समझ पाना, उसके हम्म। अनुरूप निवेश करना, मेरे अनुभव में मैंने देखा है कि बहुत सारे हम्म। निवेशक अक्सर गलती करते हैं इन अलग-अलग एसेट हम्म। क्लासेस में जब वो निवेश करते हैं, तो वो कई बार शॉर्ट टर्म रिडीम करते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि गोल्ड में लॉन्ग टर्म कब होता है, डेट में लॉन्ग टर्म हम्म। कब होता है। तो एक एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म की बहुत बड़ी आवश्यकता है स्वाति यहाँ। हुँ। बिल्कुल, तो एक समान तमाम नियमों को लाने की तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है। धवल, आपको भी लगता है कि अभी कैपिटल गेन टैक्स के जो तमाम नियम है वो अलग अलग है? अब यहाँ पर तो होल्डिंग पीरियड की बात की मोहित ने, कि कैसे लिस्टेड इक्विटी हो गई, अनलिस्टेड इक्विटी हो गई, उनके अलग अलग होल्डिंग पीरियड है, उससे कंफ्यूजन है। इनफैक्ट उसकी वजह से ही जो टैक्स जो लगता है, जो टैक्सेशन है इनका, वो भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम कहां पर आती है, जब ये जो अभी हम एक अलग अलग जो नियम देख रहे हैं कैपिटल गेन टैक्स में, और सुधार की गुंजाइश है किस प्रकार? तो प्रॉब्लम ये आती है, जैसे मोहित ने भी कहा कि जब सिलेक्शन करते हैं, जब जब निवेश करने का हम निर्णय लेना चाहते हैं और टैक्स को समझना चाहते हैं, तभी ये सब कंपैरिजन करना, इनको लिस्टेड इक्विटी, अनलिस्टेड इक्विटी, डेट म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, ये सब के अलग अलग, जैसे हमने कहा, नियम अलग अलग है। जो कैपिटल गेन, जो होल्डिंग पीरियड है, उनके भी नियम रूल्स अलग अलग है और जो टैक्स रेट्स है वो भी अलग अलग है काफी केसेस में। जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लागू होते हैं।
तो इनको एक थोड़ा पैरिटी में लाना बहुत ज़रूरी है, इनको एक थोड़ा कॉमन करना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। डेट में भी जैसे डेट म्यूचुअल फंड में जो शॉर्ट टर्म जो लॉन्ग टर्म पीरियड है वो 3 साल के ऊपर आपने होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म पीरियड माना जाता है। लेकिन वही चीज़ आप लिस्टेड बॉन्ड्स में देखेंगे, तो लिस्टेड बॉन्ड्स में होल्डिंग पीरियड 1 साल का 1 साल के ऊपर जो होल्डिंग पीरियड होगा तो वो लॉन्ग टर्म माना जाता है, 1 साल से कम शॉर्ट टर्म माना जाता है। तो यही जो सिमिलर जो इंस्ट्रूमेंट्स है, डेट म्यूचुअल फंड भी ज़्यादा करके लिस्टेड बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो जो जो इंस्ट्रूमेंट्स या जो इन्वेस्टमेंट्स है, सिमिलर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है, उनमें भी काफ़ी अलग-अलग टाइप के होल्डिंग पीरियड और टैक्स रेट भी अलग-अलग है। तो इन्वेस्टर को इस चीज़ में डिसीजन लेना या फिर जैसे मोहित ने कहा कभी गलती से कुछ बेच दिया और उन्हें नहीं पता चला कि ये शॉर्ट टर्म में है या लॉन्ग टर्म में है, तो फिर अननेसेसरी टैक्स इंसिडेंस हो जाता है। तो इसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म में कंपेरेबल करना ज़रूरी है। तो इन्वेस्टर तय कर सकता है कि भई जो मेरे गोल्स है, मेरा जो इन्वेस्टमेंट होराइज़न है, उसके हिसाब से किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ना ज़्यादा टैक्स पे ज़्यादा ना फ़ोकस करके उनके गोल्स के हिसाब से और उनके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कैसे इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करें, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। और मोहित, जो कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं, जैसा जिक्र यहाँ पर धवल ने भी किया, इनफैक्ट अगर हम लिस्टेड एंटिटीज की बात करें, जैसे लिस्टेड शेयर या म्यूचुअल फंड पर स्पेशली अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें, उसमें जो पूरी इंडेक्सेशन की प्रक्रिया है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो 1 साल के अंदर खरीदने या बेचने पर टैक्स लगता है, उसमें 15%। और LTCG जो हो गया 1 साल से ज़्यादा अगर आप रखते हैं तो उस पर 10% का टैक्स है। तो यहाँ पर जो एक यहाँ की जो कंफ्यूजन है STCG और LTCG में, इस कंफ्यूजन को भी दूर किया जा सकता है। आपको लगता है इसको दूर किया जाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ जो यहाँ पर अभी टैक्स लग रहा है मौजूदा दौर में? स्वाति देखिए, टैक्स स्लैब पर कमेंट करना मुश्किल होगा बिकॉज मेरे लिहाज से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिफरेंस जरूर होना चाहिए, ताकि निवेशकों को आप एक इंसेंटिव दे सकें कि वो लंबी अवधि के लिए निवेश करें। अगर कोई इक्विटी में निवेश कर रहा है और आप ये बोलते हो कि 1 साल बाद आपका पैसा लॉन्ग टर्म हो जाएगा, तो मुझे लगता है कहीं पर ये गलत है। आप एक गलत कल्चर को बिल्ड कर रहे हैं। आपको चाहिए कि इक्विटी को भी आप 3 साल पर ले जाइए, 3 साल पर आप उन्हें 10% का टैक्स दीजिए और शॉर्ट टर्म पे आप उन्हें 15% दीजिए या मार्जिनल रेट दीजिए, जैसा आप डेट में करते हैं। तो वो सही बात है, पर मुझे एक चीज और लगती है स्वाति यहाँ पर, कि इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो सिर्फ डेट के निवेश पर या सिर्फ प्रॉपर्टी के निवेश पर ही लागू नहीं होना चाहिए, वो सारे एसेट क्लासेस पर यूनिफॉर्मली लागू होना चाहिए। ऐसा कोई कारण नहीं है कि इक्विटी में निवेश करने पर मुझे या एक निवेशक को इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाए। हमें भी इन्फ्लेशन की मार उतनी ही लगती है, चाहे हमने चुनाव किसी और एसेट क्लास का किया हो। तो इन्फ्लेशन सबको बराबर इंपैक्ट करता है, तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्मिटी की जरूरत है। अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लूं स्वाति, तो आप गोल्ड को देखिए। गोल्ड अमूमन घर में निवेशकों के पास में गोल्ड होता है। अगर आप फिजिकल गोल्ड लेते हैं, गोल्ड फंड या गोल्ड ETF लेते हैं, तो 3 साल में इंडेक्सेशन के साथ में आपको लॉन्ग टर्म टैक्स देना पड़ता है, वो है 20%। और शॉर्ट टर्म आपकी मार्जिनल रेट पे टैक्स लगता है। पर यहीं अगर आप SGB लेते हैं, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, और पूरी मैच्योरिटी तक उसको 8 साल तक रखते हैं, तो वो टैक्स फ्री हो जाता है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सोना सोना है, और उसमें अलग अलग टैक्स की दर होना, अलग अलग अवधि में आप इसको होल्ड करते हैं तो उस पर अलग अलग रियायत होना, ये मुझे लगता है काफी हद तक गलत है और यहाँ एक यूनिफॉर्मिटी की जरूरत है। उसी तरह अगर आप लिस्टेड और अनलिस्टेड इक्विटी को देखें, अनलिस्टेड इक्विटी में 2 साल पर आपको 20% इंडेक्सेशन के साथ टैक्स लगता है, और लिस्टेड इक्विटी में आपको 1 साल के बाद 10% टैक्स लगता है। यहाँ इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, पर यहाँ आपको पहले 1 लाख तक के गेन पर छूट मिलती है। तो ये इतनी अलग अलग प्रक्रिया चला रखी है। अब लिस्टेड और अनलिस्टेड इक्विटी में क्यों फर्क किया गया है मुझे नहीं समझता। इक्विटी इक्विटी होता है, रिस्क इक्विटी का एक समान होता है, और आप इनको यूनिफॉर्मिटी या पार पर लेकर आइए। तो यहाँ बहुत जरूरत है। एक आखिरी एग्जाम्पल मैं देता हूं जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। वो है, अगर आप म्यूचुअल फंड में इक्विटी फंड्स को देखें, तो अगर मैं किसी इंटरनेशनल फंड में निवेश करता हूं, नेस्डैक फंड में, S&P फंड में, US फंड में, तो मुझे डेट का टैक्सेशन लगता है। निवेश मेरा इक्विटी में हो रहा है, इंटरनेशनल इक्विटी में हो रहा है, पर टैक्सेशन मेरा डेट फंड के हिसाब से 3 साल का लॉन्ग टर्म अवधि का टैक्स लगता है, इंडेक्सेशन के साथ में 20%। मुझे नहीं समझता कि क्यों। अगर मैं किसी फंड ऑफ फंड में निवेश करता हूं, तो वहां पर भी मुझे डेट टैक्सेशन अप्लाई होता है, चाहे कि अंडरलाइंग फंड चाहे पूरा इक्विटी ही क्यों ना हो, पर टैक्सेशन मेरा डेट का हो जाता है। तो ये पूरी जो
प्रक्रिया है स्वाति, उसे एडहॉक तरीके से हर साल चेंज किया गया है और हर साल कुछ नए इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स किए गए हैं और एक यूनिफॉर्मिटी की यहाँ पर सख्त तरीके से दरकार है। बिल्कुल, यूनिफॉर्मिटी की कैपिटल गेन टैक्स में बात हो रही है, समानता की बात हो रही है। धवल, जो एक पॉइंट यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट मार्केट में कैपिटल गेन टैक्स की जो अभी असमानता है उसको जो बताया मोहित ने कि इन दोनों में कैपिटल गेन टैक्स के नियम समान होने चाहिए। यहाँ पर जब मानिए एट पार हो जाता है तो उससे क्या फायदा होगा, और अभी एट मौजूदा में दिक्कत कहाँ पेश आ रही है? दिक्कत यहाँ पेश आ रही है कि जैसे आप एनकरेज कर रहे हैं इंडिया में, जैसे हम कहते हैं कि इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, स्टार्टअप्स को एनकरेज करने की जरूरत है, जो नए कंपनी सेटअप हो रही है उनको एनकरेज करने की जरूरत है। तो उनके जो शेयर जिसमें काफी प्राइवेट इन्वेस्टर्स, काफी इन्वेस्टर्स आज की तारीख में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको जो टैक्स लागू होता है, क्योंकि वो जो शेयर्स है वो कंपनीज लिस्ट नहीं हुई अभी तक, तो उनके जो शेयर्स है अनलिस्टेड शेयर्स में माने जाएंगे और उनकी जो टैक्स स्लैब्स है या जो टाइम पीरियड, जैसे मोहित ने भी कहा, जो होल्डिंग पीरियड है कैपिटल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का, उसमें भी फर्क है। लिस्टेड इक्विटी में 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म माना जाता है और 10% का टैक्स रेट है। अनलिस्टेड इक्विटी में 2 साल माना जाता है और उसमें टैक्स रेट भी ज्यादा है उसके बाद। तो ये जो असमानता है, आप एनकरेज, मतलब एक तरफ से हम बोल रहे हैं कि हमको स्टार्टअप्स को एनकरेज करना है, जो नई कंपनीज है उनको एनकरेज करना है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट वगैरह करना है उससे। तो लेकिन टैक्सेशन में आप डिफरेंशिएशन रखा हुआ है पब्लिक और लिस्टेड और अनलिस्टेड इक्विटी में। तो मेरे हिसाब से जो लिस्टेड इक्विटी में ऑफ कोर्स टैक्स बेनिफिट्स थोड़े ज्यादा है, तो ये इसको पैरिटी में थोड़ा समानता लाने में मेरे हिसाब से काफी फायदा होगा और थोड़ा और इनकरेज करेगा। तो यहाँ पे इंडिया में स्टार्टअप्स का जो मूवमेंट है या स्टार्टअप्स का जो कल्चर है या जो इकोनॉमी है उसको एनकरेज करने के लिए ये कुछ चीजें जो है मेरे हिसाब से भी पैरिटी पे लाए हैं लिस्टेड और अनलिस्टेड इक्विटी को, तो काफी फायदा हो सकता है। बिल्कुल। और मोहित, ब्रेक पर जाने से पहले कैपिटल मार्केट के टैक्स नियमों में कोई और सुधार या कोई और सजेशन आपकी तरफ से जो आपको लगता है जहां पर गुंजाइश है कुछ बदलाव की? स्वाति, अगर मैं इसका सार अगर मैं बोलना चाहूँ तो मुझे लगता है कि आपको सारे ही एसेट्स को 3 साल पर लॉन्ग टर्म पर लाकर स्टेबल कर देना चाहिए, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, वित्तीय निवेश हो, चल संपत्ति, अचल संपत्ति हो, या फिर बॉन्ड्स हो, लिस्टेड बॉन्ड्स हो, अनलिस्टेड बॉन्ड हो। सभी अगर 3 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म होते हैं तो इससे क्या होगा कि एक जो निवेश करने की आपकी प्रक्रिया है उसमें जो निवेशकों का माइंडसेट है वो भी 3 साल के लिए सेट हो जाएगा कि 3 साल के बाद ही मेरा निवेश लॉन्ग टर्म कहलाएगा। तो इससे थोड़ा लंबा निवेश जिसे बोलते हैं, एक सेविंग्स हैबिट जो है वो कल्चर डेवलप होगा। शॉर्ट टर्म अगर आप 3 साल के नीचे रखते हैं तो वहां पर एक फिक्स टैक्स स्लैब लगा दीजिए। आप कभी उसे बोलते हैं कि मार्जिनल टैक्स रेट पे टैक्स होगा, कभी आपके किसी एसेट क्लास पे कुछ 15% का नियम है, कहीं पर कुछ नियम है, तो वो सब हटा के आप इंडेक्सेशन को समानता के साथ दीजिए लॉन्ग टर्म पे, शॉर्ट टर्म को समानता के साथ दीजिए सारे ही एसेट क्लासेस पे। डेफिनेशन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की एक कर दीजिए। लिस्टेड अनलिस्टेड का जो भेदभाव है या जो जो डिफरेंशिएशन किया गया है उसे हटा दीजिए। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत बेसिक चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, बट इसे आसानी से लागू किया जा सकता है। और जो सरचार्ज और सेस के नियम है स्वाति, उन पर भी सुधार की आवश्यकता है। अभी तो हालांकि इक्विटी पे सरचार्ज को 15% पे कैप कर दिया गया है, बट अलग अलग तरह से जहां शॉर्ट टर्म आपका टैक्स लगता है वहां आपके इनकम स्लैब के हिसाब से आपका सरचार्ज का रेट भी चेंज होता रहता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी एक समानता की आवश्यकता है। उसके साथ ही कुछ डिडक्शंस होते हैं जो आपको मिलते हैं। आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कंप्यूटेशंस के तहत आप अपनी स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज एक्सपेंसेस, ये सब डिडक्शंस आप डिडक्ट कर सकते हैं। हालांकि एसटीटी का डिडक्शन नहीं मिलता है मेरे ख्याल से। आपको वहां पर भी थोड़े से नियमों में बदलाव की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन सब पे आपको डिडक्शंस मिलना चाहिए यूनिफॉर्म तरीके से, चाहे कोई भी एसेट क्लास हो। तो ये सारे जो छोटे मोटे चेंजेस हैं स्वाति, पर समय आ गया है कि अगर डीटीसी नहीं भी आता है भारत में तो ये जो कैपिटल गेन टैक्सेशन है इसमें बड़े सुधार किए जाए।
अब देखते हैं म्यूचुअल फंड गाइड। हमारे साथ हैं मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग और साथ ही साथ हमारे साथ धवल कपाड़िया, हेड मैनेज पोर्टफोलियो मॉर्निंग स्टार। इनसे भी कर रहे हैं खास चर्चा। पिछले कुछ समय में इक्विटी, डेट, ये तमाम कैटेगरीज, चाहे फिर वो हाइब्रिड हो गया या फिर कमोडिटी, ये तमाम जो कैटेगरीज है, एसेट क्लासेस है, वहां पर जो निवेश का ट्रेंड वो कैसा रहा, कुछ डेटा के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मोहित, इक्विटी में अमंग ऑल द एसेट क्लासेस अगर हम माने, क्योंकि हम जैसे जैसे बोलेंगे तो वैसे एक डेटा भी हमारे सामने आएगा और उससे समझना चाहते हैं कि पिछले 1, 3 और 5 साल में इक्विटी में निवेश का ट्रेंड आपके नज़र में क्या रहा है, कहां पर निवेशकों ने निवेश करना पसंद किया है इन टर्म्स ऑफ जो रिटर्न हमने देखे हैं एनुअलाइज्ड या फिर हिस्टोरिक। साल था 2022 का कैलेंडर ईयर, अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ही अलग और यूनिक था। अगर आप देखें इंडेक्स के रिटर्न्स यानी निफ्टी और सेंसेक्स के रिटर्न्स या फिर लार्ज कैप कैटेगरी के रिटर्न या ओवरऑल अगर आप इक्विटी के रिटर्न्स देखेंगे तो वो लो सिंगल डिजिट रिटर्न रहे हैं अक्रॉस द कैटेगरीज। इनफैक्ट इंडेक्स भी जस्ट अबाउट फ्लैट रहा है पूरे साल में, कैलेंडर ईयर में। तो यहाँ पर निवेशकों को कोई बड़ा रिटर्न देखने को नहीं मिला है। ग्लोबली हालांकि बहुत ज्यादा नेगेटिव रिटर्न्स निवेशकों को देखने को मिले हैं, तो रिलेटिवली भारत ने अच्छा परफॉर्म किया है। पर यहाँ पर एक कैटेगरी ऐसी है जो उभर कर बहुत अच्छी तरह से सामने आई है और जिसने की बहुत जबरदस्त रिटर्न दिए हैं लास्ट 1 साल में। जबरदस्त यानी द डिफरेंस जो है दूसरी कैटेगरीज के मुकाबले में वो काफी अच्छा है। तो वैल्यू कैटेगरी और कॉन्ट्रा कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी थी जो बहुत सालों से सोई हुई थी, वो पिछले साल पूरी तरह से जाग गई है। तो पिछले साल अगर आप बाजार का रुख देखें, उनकी चाल को देखें, तो जो मोमेंटम वाले क्वालिटी स्टॉक्स थे वहां पर अच्छी खासी पिटाई हुई है उन स्टॉक्स की। और जो वैल्यू स्टॉक्स थे, मोस्टली पीएसयू क्षेत्र के जो स्टॉक्स थे या कुछ ऐसी कंपनीज जैसी आईटीसी या इस तरह की कंपनीज हो गई जिन्हें की वैल्यू निवेश माना जाता है, वहां पर आपने बहुत जबरदस्त तेजी देखी। तो इसके चलते वैल्यू कैटेगरी के फंड्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है लास्ट 1 साल में। लास्ट 3 साल में अगर आप देखें स्वाति, तो स्मॉल कैप का प्रदर्शन बहुत जबरदस्त रहा है। लास्ट 1 साल में हालांकि उन्होंने 1% रिटर्न दिया, पर 3 साल का जो एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न है स्मॉल कैप कैटेगरी का, वो 30% के ऊपर है, जो कि एक बहुत जबरदस्त रिटर्न जिसे मैं बोलूंगा। और दूसरी कैटेगरी जो मिड कैप की, वो 22% पर है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है वहां पर। इनफैक्ट 5 साल के टेनर में भी अगर आप देखें तो स्मॉल कैप कैटेगरी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और काफी अच्छे निवेशकों को रिटर्न्स बने हैं। हालांकि यहाँ पर सभी निवेशक पूरी तरह से निवेश नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ जोखिम बहुत है और इसकी वोलेटिलिटी भी बहुत हाई रहती है। तो निवेशकों को सलाह होगी कि कुछ प्रतिशत एलोकेशन हमेशा इन कैटेगरीज में रखिए, बट हमेशा अपने रिस्क के मद्देनजर वोलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए और सिर्फ लंबी अवधि का जो एलोकेशन होता है वही यहाँ पर जाना चाहिए। राइट, बिल्कुल। धवल, आपकी नज़र में इक्विटी में खास तौर पर कौन सी कैटेगरी है जो कि पसंद आई है निवेशकों को पिछले 1 या 3 साल के, अगर हम होराइजन को समझें और जिस तरीके का रिटर्न अलग अलग कैटेगरीज ने दिया है, कौन सी कैटेगरीज कहते हैं ना चली हैं? बिल्कुल। 3 साल की अवधि हम देखें तो स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरीज जो है वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। वो कैटेगरीज है जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि मिड कैप्स में 20-23% से ऊपर एनुअलाइज रिटर्न जनरेट हुए हैं, स्मॉल कैप्स में 30% से ज्यादा रिटर्न जनरेट हुए हैं। तो उसका ये भी एक कारण है क्योंकि आप 3 साल के पहले आपका जो पीरियड देखेंगे, आप 2018-19 का पीरियड देखेंगे, तभी मिड और स्मॉल कैप्स में काफी गिरावट आई थी, काफी करेक्शन आई थी। करीबन 40 से 50% से ये कैटेगरीज में फॉल आया था। तो आप समझ लीजिए कोई इन्वेस्टर ने उस टाइम में इन्वेस्ट किया है 3 या 4 साल पहले, तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर रहा है। और 1 साल का पीरियड देखेंगे तो थोड़ा स्मॉल और मिड कैप्स में, क्योंकि इतना बढ़िया परफॉर्मेंस उसके पहले के 2 साल में आया था, तो पिछले 1 साल में स्मॉल और मिड कैप्स का परफॉर्मेंस थोड़ा सबड्यूड रहा है। वहां पे परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहा है। और लार्ज कैप्स का परफॉर्मेंस थोड़ा स्मॉल और मिड कैप से बेटर रहा है एज कम्पेयर टू पर्टिकुलरली, जैसे मैंने कहा पिछले 1 साल के पीरियड में लार्ज कैप्स स्मॉल और मिड कैप्स से थोड़े बेटर परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस जनरेट कर पाए हैं। राइट। बिल्कुल। डेट की अगर बात करें मोहित, डेट में क्या ट्रेंड आपको पिछले कुछ समय में देखने को मिला? हालांकि 2022 डेट के लिए उतना कुछ खास रहा नहीं, पर डेट में भी कुछ ऐसे
शाइनिंग कैटेगरीज रही हैं जिन्होंने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है? जी स्वाति, देखिए 2022 को आप डेट के लिहाज से दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पिछले जो 6 महीने रहे हैं वो डेट में निवेशकों के लिए बहुत अच्छे रहे हैं। यहाँ पर आपको लिक्विड फंड में भी 6 साढ़े 6% मिलने लगा है। बट अगर आप पूरे साल की बात करें तो सिर्फ एक ही कैटेगरी है जिसने की अच्छे रिटर्न्स दिए हैं डेट के लिहाज से, वो है क्रेडिट रिस्क कैटेगरी। और ये काफी सरप्राइजिंग है बिकॉज इस कैटेगरी से निवेशक आज से 3 साल पहले पूरी तरह से भाग चुके थे, जब IL&FS, DHFL जैसे क्या बोलते हैं क्रेडिट केसेस हुए थे और डिफॉल्ट्स हुए थे, तो निवेशक पूरी तरह से इस कैटेगरी से उड़ से गए थे। और ये कैटेगरी इतनी बड़ी भी नहीं है। तो जो निवेशक यहाँ पर बने रहे उसके बावजूद, या जिन्होंने इस कैटेगरी में निवेश किया, उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न देखे हैं इस कैटेगरी में पिछले 1 साल में। और इनफैक्ट इस कैटेगरी का रिटर्न स्वाति इक्विटी की सभी कैटेगरीज से ज्यादा है पिछले 1 साल में। यहाँ पर 13.5% रिटर्न मिला है, जो इक्विटी की किसी कैटेगरी ने नहीं दिया है पिछले 1 साल में। और अगर आप डेट में लंबी अवधि की बात करें, 5 से 10 साल की अवधि में, तो एक ही कैटेगरी है जो कि बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रही है कंसिस्टेंटली 8% के करीब, वो है गिल्ट कैटेगरी, गिल्ट कांस्टेंट ड्यूरेशन 10 ईयर मैच्योरिटी वाली कैटेगरी। तो यहाँ पर अगर आप एक बहुत लंबे निवेशक है डेट में और आपको इंटरेस्ट रेट साइकिल से फर्क नहीं पड़ता है और आप 10-15 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो जो लंबी अवधि के गिल्ट फंड होते हैं वहां पर अगर आप निवेश करेंगे तो आप हमेशा इस तरह के रिटर्न्स को देखेंगे अपने पोर्टफोलियो में। और ये कैटेगरी एक सदाबहार कैटेगरी है जिसमें हालांकि निवेशक इतना निवेश नहीं करते हैं क्योंकि बहुत हाईली टेक्निकल कैटेगरी है, इसकी समझ बहुत कम निवेशकों को होती है। पर ये कैटेगरी हमेशा इसी तरह से बिल्कुल प्रदर्शन देती आई है। बिल्कुल। धवल, आपके पास आएंगे। तीसरी कैटेगरी भी होती है जिसमें इक्विटी डेट दोनों का मिक्स होता है, हाइब्रिड कैटेगरी जिसको हम कहते हैं। उसमें खास तौर पर हमने देखा मल्टी एसेट एलोकेशन हो गया या बैलेंस एडवांटेज फंड, ये ऐसे कुछ कैटेगरीज है जो ज्यादा उभर कर आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मल्टी एसेट या बैलेंस एडवांटेज जैसे फंड कैटेगरीज जो है, उनमें फायदा ये होता है कि मैनेजर्स जो कॉल्स है एसेट एलोकेशन के, कितना इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो मैनेजर्स खुद लेते हैं। तो और उनके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि कितना इक्विटी और कितना डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। समझ लीजिए इक्विटी का वैल्यूएशन बढ़ चुका है, जैसे पिछले 1-2 साल में इंडियन इक्विटी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। तो जो बैलेंस एडवांटेज फंड टाइप की जो कैटेगरीज है, उसमें जो इक्विटी का एलोकेशन है वो मैनेजर कम कर सकते हैं और ज्यादा एलोकेशन डेट में और आर्बिट्राज में दे सकते हैं। तो उससे आपका जो पोर्टफोलियो है, समझ लीजिए मार्केट करेक्ट हुआ तो पोर्टफोलियो जो है या जो फंड में इन्वेस्टमेंट है, उसमें डाउन साइड में थोड़ा प्रोटेक्शन अपने मिलता है इन्वेस्टर को। उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा गिरती नहीं है क्योंकि जो डायरेक्ट स्टॉक या इक्विटी का जो एलोकेशन है वो कम रखा है मैनेजर ने। तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से काफी फायदेमंद कैटेगरी है। और इन्वेस्टर को फिर वो डिसीजन लेना कि भाई मुझे अभी मार्केट एक्सपेंसिव लग रहा है, महंगा लग रहा है या सस्ता लग रहा है, वो इन्वेस्टर को लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो फंड मैनेजर ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज जरूरी है समझना कि जो प्रोसेस क्या फॉलो करता है जो फंड मैनेजर है, वो प्रोसेस क्या फॉलो करते हैं जब इन्वेस्टमेंट या ये डिसीजन लेते हैं। तो वो एक ट्रैक करना जरूरी है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने कैसे एलोकेशंस को चेंज किया है इक्विटी और डेट के जो कैटेगरीज है उनमें, और मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से या मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से वो फायदेमंद रहा है नहीं रहा है। तो वो प्रोसेस थोड़ा समझना मेरे हिसाब से काफी जरूरी है। बिल्कुल। तो निवेश का ट्रेंड हमने समझा पिछले कुछ सालों का, और कौन सी कैटेगरी बना पैसा, कौन सी कैटेगरी ने दिया अच्छा रिटर्न, इस पर चर्चा की हमने आज के खास एक्सपर्ट्स मोहित गांग और धवल कपाड़िया से। दोनों का धन्यवाद करेंगे हमारे साथ आज के शो में शामिल होने के लिए।